हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। आज 43rd बीपीएससी प्रीलिम्स जो 1999 में हुई थी उसके ज्योग्राफी के सारे प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत किया जा रहा है और यह ज्योग्राफी का पार्ट 14 होगा। तो प्रस्तुत है ज्योग्राफी का पार्ट 14 प्रश्न 1। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ऑप्शन में जो सही ऑप्शन था वह है नर्मदा और ताप्ती नदी। हमने पार्ट 12 में भी देखा था नर्मदा और ताप्ती के बारे में, और हमने यह भी देखा था कि कौन कौन सी नदियाँ पश्चिम के प्रभावित होती हैं, और साथ में देखा था कौन कौन सी नदियाँ पूर्व के प्रभावित होती हैं। आज भी देख लेंगे। पहले नर्मदा के बारे में देखते हैं। तो याद रखेंगे नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। फिर ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती बैतूल से निकलती है। दोनों नदियाँ प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिर जाती हैं। तो अरब सागर में जो भी नदियाँ गिरती हैं उनमें मुख्य नदियाँ हैं नर्मदा, ताप्ती और ताप्ती एक ही बात है, माही, साबरमती, जुआरी, मांडवी। एक करेक्शन है, जब पार्ट 12 हम देख रहे थे तो उसमें मैंने साफ साफ लिखा हुआ था अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, उसमें मैंने दामोदर भी लिख दिया था, जो कि गलत है। दामोदर नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, दामोदर नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसलिए आप करेक्शन कर लेंगे पार्ट 12 में। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को फिर से रिपीट कर लेते हैं, बिकॉज 12th पार्ट में हमने देखा था गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये मुख्य नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस तरह से पहला प्रश्न हो गया, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने नदियाँ नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन हमेशा सही आंसर हुआ। 2 नंबर प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नहर जोड़ता है, चित्र देख लेते हैं फिर आंसर देख लेंगे। देखिए ये रेड लाइन खींच रहा हूँ, यह है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जोड़ता है किसको, इधर कैरिबियन सी है और इस तरफ है गल्फ ऑफ पनामा। कैरिबियन सी अटलांटिक ओशियन का भाग होता है, अटलांटिक ओशियन का भाग होता है, और गल्फ ऑफ पनामा आप देख भी रहे हैं पैसिफिक ओशियन का भाग होता है। शॉर्ट में पीसी लिख दे रहा हूँ। तो प्रश्न है पनामा नहर जोड़ता है, उत्तर है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। आप जानते हैं अटलांटिक महासागर को हम अंध महासागर भी बोलते हैं। अगर ऑप्शन होता कैरिबियन सी एंड गल्फ ऑफ पनामा तब भी आंसर सही होता। अब पनामा के बारे में देखते हैं, पनामा नहर के बारे में। तो इसके अटलांटिक ओशियन की तरफ एक बंदरगाह जिसका नाम है कोलन, बंदरगाह का नाम लिखा हुआ मैंने, कोलन बंदरगाह है। और जो पैसिफिक ओशियन की तरफ बंदरगाह है उसका नाम है पनामा, उसका नाम पनामा है। तो यह भी याद रखिए कौन कौन से बंदरगाह है। तो प्रश्न हो गया पनामा नहर जोड़ता है, उत्तर हो गया प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। बंदरगाह देख लिया कोलन और पनामा। एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है जो बार बार पूछा जाता है, वह स्वेज नहर के बारे में है, स्वेज कैनल के बारे में है। स्वेज कैनल लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। डेफिनेटली यहाँ कोई मतलब नहीं है, बिकॉज कैनल आया है तो कैनल का लिख दिया। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है अगर इंग्लिश में रहे तो। और यह जो पनामा नहर है, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। महत्वपूर्ण बात है ये। पनामा नहर से जितने इस तरफ के क्षेत्र हैं यह सब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और इस तरफ के साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो जाता है। तो आप जानते भी हैं कि 2 कॉन्टिनेंट होता है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अलग कहाँ से होता है तो पनामा सिटी से। राइट, आगे बढ़ते हुए 3, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ। ध्यान रखिए पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक केंद्र, तो इसका उत्तर है शिव समुद्रम में। पहला परमाणु पनबिजली शक्ति केंद्र हुआ शिव समुद्रम में स्थापित 1905 में। शिव समुद्रम कहाँ पे है, कर्नाटका में है। और यह शिव समुद्रम पनबिजली शक्ति केंद्र केवल भारत में ही पहला नहीं था, यह एशिया में भी पहला था, इसे आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न 4, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है।
हम पार्ट 13 में बहुत अच्छा से देख चुके हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। फिर से देखते हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में देखा था। डेफिनेटली 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अब 14th में देखते हैं, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा। आप जानते हैं ना, हमने इसके पहले किसी पार्ट में देखा है कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा हमारे देश के इलाहाबाद से गुजरती है, जिससे हम अपना समय का निर्धारण करते हैं, और इस तरह से ग्रीनविच से हमारा समय 5.5 घंटे आगे चलता है, प्लस में चलता है। ठीक, अब जो पॉइंट्स दिए हैं इसको देखते हैं। देशांतर रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। इनकी लंबाई हमेशा बराबर होती है और इनकी संख्या 360 है। कुल केवल 360 ही देशांतर रेखाएं हैं जिन्हें खींचा गया है, माना गया है। प्रश्न 5, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल हैं। पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स के मिलन स्थल हैं नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी पे दोनों मिल जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, केरल में। अर्थात इस पहाड़ी का भाग तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, केरल में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। नीलगिरी की ऊंचाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा और उसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ध्यान रखेंगे आप इसको। आगे, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? आंसर होगा तमिलनाडु। रामेश्वरम के बारे में आप जानते हैं, एक धार्मिक स्थल है, पंबन द्वीप का एक शहर है। पंबन द्वीप पर बसा हुआ एक शहर है रामेश्वरम, तमिलनाडु में है। बोडो निवासी है, बोडो एक जनजाति है, कहाँ के निवासी है? गारो पहाड़ी के। आप जानते हैं गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के बारे में जो नॉर्थ ईस्ट में मुख्य रूप से मिलती हैं। तो गारो पहाड़ी के निवासी हैं बोडो। मुख्य रूप से बोडो जो लोग होते हैं असम में, मेघालय में, मिजोरम में पाए जाते हैं। एक प्रश्न ऐसा भी आया था कि बोडो निवासी है और करके 4 राज्यों का नाम दिया हुआ था। असम भी था, मेघालय और मिजोरम। बोडो मुख्य रूप से निवासी है करके था, तो इसका आंसर हुआ था मेघालय। तो आप यह समझ लीजिए कि मेघालय में सबसे अधिक पाए जाते हैं बोडो लोग, और गारो, जयंतिया, खासी पहाड़ियाँ भी मेघालय में ही है। डेफिनेटली मिजोरम में भी जाती हैं, बट अधिकतर पार्ट मेघालय में ही है। 8, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, उत्तर हुआ शिवालिक। हिमालय के 4 भाग हैं। एक ग्रेटर हिमालय, जिसे महा हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय और चौथा शिवालिक। तो जो सबसे नीचे है वह है पर्वतपदीय बोलते हैं, जो सबसे नीचे है वह है शिवालिक, और शिवालिक सबसे नीचे ही नहीं सबसे दक्षिण में है। और पर्वतपदीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे नीचे है, अर्थात इसकी ऊंचाई सबसे कम है। तो प्रश्न था हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, उत्तर हुआ शिवालिक। अब शिवालिक की एक जलवायु देख लेते हैं। वहाँ की जलवायु मानसूनी होती है, कभी कोई जलवायु मिलाने को आता है। फिर आगे 9 नंबर, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। केरल। वर्तमान में केरल, त्रिपुरा और तमिलनाडु मुख्य उत्पादक हैं। कह भी सकते हैं केरल 1 पर, त्रिपुरा 2 पर और तमिलनाडु 3 पर है रबर के उत्पादन में। विश्व परिप्रेक्ष्य में बात करें तो थाईलैंड 1 पर आता है, इंडोनेशिया 2 पर और वियतनाम 3 पर आता है रबर के प्रोडक्शन में। प्रश्न 9, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। चाय। यह 1999 का पेपर है, उस वक्त का आंसर है चाय, और अभी भी शायद यह रिलेवेंट है। और चाय के उत्पादक हैं मुख्य रूप से असम, यह क्रम से लिखा हुआ है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु चाय के उत्पादक हैं। असम में चाय की खेती ब्रह्मपुत्र घाटी, बराक घाटी और सुरमा घाटी में होती है। कभी कोई पूछा जाता है सुरमा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो चाय की खेती के लिए। ऐसे ही बराक और ब्रह्मपुत्र घाटी का पूछा सकता है।
विश्व में बात करें तो विश्व में चीन 1 नंबर पे आता है, भारत का स्थान दूसरा और केन्या आता है तीसरे स्थान पर चाय के उत्पादन में। 11वें नंबर प्रश्न होगा आम्र वर्षा, जिसको बोलते हैं मैंगो शोवर है। आम्र वर्षा क्या है? बिहार और बंगाल में यह वर्षा होती है मार्च से लेकर अप्रैल तक। इस वर्षा को बोलते हैं आम्र वर्षा। जो वर्षा बंगाल में और बिहार में मार्च से अप्रैल तक होती है उसे बोलते हैं आम्र वर्षा। और आम्र वर्षा इसलिए बोलते हैं कि इस वक्त जो बरसात होती है, बारिश होती है, उससे आम के फसल को बहुत ही लाभ पहुंचता है, इसलिए उसे बोलते हैं मैंगो शोवर। 12वां नंबर, कृषि में युग्म पैदावार का आशय ब्लैंक है, को उगाने से है। युग्म पैदावार, युग्म का मतलब होता है 2, तो इसका उत्तर भी हो गया एक ही साथ 2 फसल। कृषि में युग्म पैदावार का आशय एक ही साथ 2 फसल को उगाने से है। 13वां नंबर है कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। यह 1999 के अनुसार है, अभी बदलते जाएंगे। बिहार को झारखंड कर लीजिए, JH, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ कर लीजिए और पश्चिम बंगाल को रहने दीजिए। यह है आज भी उत्पादन में इनका क्रम है। भंडार की दृष्टि से बात करें तो झारखंड उसमें भी प्रथम है। झारखंड उत्पादन में, साथ में ही झारखंड भंडार में, रिजर्व्स में, दोनों में आगे है कोयला में। उड़ीसा का स्थान दूसरा आता है, छत्तीसगढ़ तीसरे पे आता है, पश्चिम बंगाल चौथे पे और मध्य प्रदेश 5वें पे आता है कोल रिजर्व्स में। ध्यान रखिए रिजर्व्स, प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन में ऊपर आंसर दिया हुआ है, नीचे रिजर्व का लिखा है। और रानीगंज देश का सबसे पुराना कोयला खदान है। कोयला खदान सबसे पुराना है रानीगंज, आप जानते हैं यह पश्चिम बंगाल में है। 14वां नंबर माउंट एटना है। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना एक्टिव वोल्केनो है जो कि इटली में है और इटली के एक द्वीप में है जिसका नाम है सिसिली द्वीप। माउंट एटना, एटना से आप इटली याद रख सकते हैं, ऑलमोस्ट एक जैसा लग रहा है, राइमिंग वर्ड जैसा लग रहा है। तो माउंट एटना इटली में है। यह क्या है? एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है और सिसिली द्वीप में है। इटली, सिसिली ऐसे याद भी हो सकता है द्वीप का नाम। अब एक एडिशनल जानकारी है, चिली का एक ज्वालामुखी जिसका नाम है ओजोस डेल सेलाडा। यह विश्व की सबसे ऊंची एक्टिव वोल्केनो है। ध्यान रखिए एक्टिव वोल्केनो है, सबसे ऊंची है विश्व में, नाम है ओजोस डेल सेलाडा और देश का नाम है चिली। प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। 15वां नंबर ग्रैंड कैनियन है। ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है, गड्ढा है, गोर्ज है। खड्ड क्या होता है? जब नदियां पहाड़ी के बीच से गुजरती है, संकरी पहाड़ी के बीच से गुजरती है और पहाड़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची होती है, तो लगता है कि नाला में नदी बह रही है, उसे बोलते हैं कैनियन। ग्रैंड कैनियन नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं खड्ड बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं। और यहाँ पे ग्रैंड कैनियन उसको एक गॉर्ज का नाम दिया गया है जो कि अमेरिका की सबसे गहरी गॉर्ज है। ग्रैंड कैनियन अमेरिका के, विश्व की नहीं। और यह ग्रैंड कैनियन कोलोरेडो नदी द्वारा निर्मित है और इसकी गहराई है 1 मील अर्थात 1600 मीटर। 16 नंबर प्रश्न होगा 1971 एंड 1981, इस वक्त सेंसस हुआ था। फिर 1981 एंड 1991 पूरा पढ़ता हूँ प्रश्न। 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से घट गया है। उत्तर है घट गया है, मतलब 71-81 में जो दर था वो दर कम होकर कम हो गया 81-91 में। देखते हैं क्या दर था। 71-81 में दर था 24.75% और 81-91 में हो गया
22.50%, डेफिनेटली घट गया है। अब जब दर की बात कर रहे हैं तो जो लेटेस्ट जनगणना हुई है 1 और 2011 की, उसमें यह वृद्धि दर 17.70% है। तो आप ऊपर का इसको किसी को याद मत रखिए, लेकिन इससे जरूर याद रखिए 2001 से 2011 के बीच वृद्धि दर, किस चीज़ की वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर 17.70% है। फिर 17 नंबर प्रश्न है, जननांकिकी डेमोग्राफी में लिंग अनुपात संदर्भ है। लिंग अनुपात का क्या मतलब है, इस प्रश्न का यही मतलब होगा। तो इसका उत्तर लिखा हुआ है प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात। 1000 पे कितनी महिलाएं हैं, और जो महिलाएं होंगी उसे बोलेंगे लिंगानुपात। तो वर्तमान में जो वर्तमान जनगणना हुई है उसके अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात 940 है। इसका मतलब 1000 पुरुष और 940 महिलाएं। तो दोस्तों, इस भाग 14 में कुल 17 प्रश्न थे। वंदे मातरम, जय हिंद।